अपैलेंट, अपैलेंट कौन है? सबसे पहले ऊपर देख जाएंगे वापस, अपैलेंट हमारा राजा साहब है। ओके, तो अपील में कौन है? हम कहां पर हैं? हम कौन से कोर्ट में इस टाइम? हम सुप्रीम कोर्ट में, और अपील में राजा जी हैं। ठीक है जी, हमें नहीं, अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये ट्रायल लेवल पे कौन था ये आदमी। ठीक है जी, अभी हम नहीं बता सकते, अभी देखेंगे क्या चक्कर है। कह रहा है कंप्लेंट अंडर 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881, एक नई एक्ट हुई है आपको, उसका नाम है एनआई एक्ट 1881, टीपीए से 1 साल पहले, ऐसे याद कर सकते हैं, एनआई एक्ट 1881, टीपीए 1882। अब ये सदा टीपीए 1882 बोलेंगे तो उससे पहले एनआई एक्ट 1881 आपको बोलनी ही बोलनी है, ईयर याद करने के लिए। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर की है? और आपकी 1882 के अंदर और कोई एक्ट है? 1882 बोला मैंने, 82 स्पेसिफिकली, टीपीए के साथ साथ कोई और एक्ट है अभी तक जो हमने करी हो? एसआरए कब की है? सो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी, सीपीसी 1908, 1908, एचएमए 1955 है। ठीक है जी, कॉन्स्टी 1950। ठीक है जी, लेकिन कॉन्स्टी दो वर्जन में है, एक 49 पे है जहाँ पे एडॉप्शन एनैक्टमेंट है, और एक कमेंसमेंट है। ठीक है जी, बोलते रहिएगा तो याद रह जाएगा। स्टैम्प एक्ट, सॉरी रजिस्ट्रेशन, और ये आपकी सीपीसी 1908। ठीक है जी, सदा टिप्स पे चाहिए सब कुछ। कंप्लेंट अंडर 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881, कह रहे जजमेंट रोक, और क्या करूं? 138 एनआई खोलो, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड इन अकाउंट। मैं कोई सेक्शन नहीं पढ़ रहा, नेट इसका मूल मंत्र क्या है इस सेक्शन का? चेक दिया था, बाउंस हो गया है, एंड ऑफ स्टोरी। तो कौन सा केस पड़ेगा? 138 एनआई का। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो सेक्शन कौन सा हम डील कर रहे हैं? 138 एनआई कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, बीइंग सीसी नंबर 7171 ऑफ 2018, क्या करूं? सीसी ढूंढूंगा सबसे पहले। सीसी ईमेल में क्या है? कार्बन कॉपी। अच्छा, और बीसीसी क्या है? ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो क्या करें? सिविल की वैसे तुक्का मारना, क्या है ये? क्रिमिनल कंप्लेंट। अच्छा, और क्या हो सकता है? सिविल कंप्लेंट। जो सीसी है मुझे क्या पता कौन सी है। ठीक है जी, अच्छा, ये सारी चीजें। अब मैं आपको वो जो साइटेशन वाली जो पीडीएफ है यहाँ पे, सिविल सूट तो आपका सीएस है, ये सदा आप याद रखेंगे। ठीक है जी, ये साइटेशन में आप चले जाएंगे और इसी के अंदर ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। ठीक है जी, या इंटरनेट पे हम ढूंढ लेंगे इसकी एग्जैक्ट क्या चक्कर है। आज देखना कहीं पे सीसी लिखा तो नहीं आ रहा। आरसी क्या है? रेफरेंस केस। वाह, ये साइटेशंस आपको सारी की सारी हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है जी, रिट अपील, डब्ल्यू ए, ये सब तो ये जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको ये बार बार टकरेंगे। होमवर्क, इसकी एग्जैक्ट मतलब ढूंढ लेना सीसी का। ठीक है जी, सीसी नंबर 7171 ऑफ 2018, इसका मतलब एक केस लगाए 7171 नंबर दे दिया और 2018 हो गया। ओके, अच्छा, इज प्रेजेंटली पेंडिंग अगेंस्ट द अपैलेंट बिफोर द सेकंड फास्ट ट्रैक कोर्ट एमएम एगमोर चेन्नई। इसी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके सामने में अपैलेंट का केस पेंडिंग चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जजमेंट नहीं आई है, तो हम सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठे हैं? ओरिजिनल सिविल, ये वो जो, और थोड़ा बच्चों के लेवल से हट के थोड़ी सी जरा इसको समझते हैं कि एक केस में होता क्या क्या है। ठीक है जी, एमएम के पास क्या कह रहा है? पेंडिंग है। देखिए, एक यहां पे मुद्दा लगा हुआ है 138 का, इसके अंदर क्या जजमेंट फाइनल क्या आ सकती है मुझे बताइए, सोचिए। मैंने डाल दिया सोहम के ऊपर केस डाल दिया 138 का, इसमें जजमेंट क्या आ सकती है? या तो सोहम मुझे पैसे दे या मुझे पैसे ना दे, यही है फाइनल जजमेंट। और इसने कह दिया कि ये पेंडिंग है अभी। ठीक है, हमने ट्रेडिशनली क्या पढ़ा है? ये आपका ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का लेवल छोड़ते हैं, सिर्फ सिंपल रखते हैं इसको ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। ट्रायल हाई सुप्रीम, यही है कि यहां पे केस गया, ये आप अपील गए, ये आप अपील गए। अब वो बच्चों वाली बात हो गई खत्म। यहां पे केस लगा है ना,
इसका एक एस्पेक्ट भी चैलेंज हो गया हाई कोर्ट से, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका एक एस्पेक्ट मीनिंग केस के अंदर कुछ हुआ है और उस चीज को, केस को नहीं लेकर आप अपील में गए हैं, आप केवल उस एक मुद्दे को लेकर पहले आप हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बेसिकली क्या हुआ है, सोहम जी और मेरी जुडिशरी की फीस क्लियर हो गई, ठीक है जी, चलो जी डन। लेकिन मेरी इनसे लड़ाई हो गई इस कुर्सी की पोजीशनिंग पे कि तुम यहाँ कैसे बैठ रहे हो, या तुम या ये मेरे से भिड़ गए कि नहीं मेरे को तो यही कुर्सी चाहिए। अब देखिए 138 का अगर मान लेते मुद्दा चला, वो केस अलग है, उस केस के अंदर मान लो ये सीट की कोई एंसिलरी, इस पे अपील हो गई शुरू, इस तक आप भिड़ के सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। ये एक एस्पेक्ट हुआ उस केस के अंदर का, इसका ये मतलब नहीं है कि केस पूरा खत्म हो गया। अंडरस्टूड? आप एक ऑर्डर या कोर्ट ने ऐसा कुछ कर दिया, इस कोर्ट ने केस के अंदर ये, ठीक है जी, इसको आप लेके हाई कोर्ट पहुंच गए और इसको आप लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, केस वहीं का वहीं है, केस वहीं का वहीं है, केस में कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई जिसको लेकर आप अपील में और इतनी ऊपर तक आप पहुंच गए, इसीलिए केसेस टेक सो लॉन्ग। क्या इज एन ऑर्डर अपीलेबल? या श्योर गो, ऑर्डर और जजमेंट में क्या, जजमेंट तो फाइनलिटी आ गई, ऑर्डर को अगर आप अपील में खींच गए तो केस तब तक नहीं आगे चलेगा जब तक ऑर्डर कह रहे ऊपर से पहले इसको तो लेकर आ। अंडरस्टूड? लिटिगेशन में एक ही एस्पेक्ट नहीं है, वो एक एस्पेक्ट बच्चों को सिखाया जाता है कि ये लो जी अपील, अपील काम खत्म, बाय। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला है यहाँ पर? अच्छा, तो इसके अंदर, इस केस के अंदर क्या हुआ है, इस केस के अंदर एक इंटरिम पैसे देने की बात कर दी गई है, वो उसको चैलेंज कर गया कि तुमने मेरे को कैसे बोल दी ये बात। केस वहीं का वहीं है, चेक बाउंस का केस नहीं डिसाइड हुआ है, वो कह रहे तुमने इस चक्कर में मेरे को ये बात कैसे बोल दी, और अब आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। अंडरस्टूड द हायरार्की? अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट अब वापस भेजेगा ना अपना पर्चा बनाकर, जो कि ये है, वो तुम नीचे लगा देना और फिर चलेगा केस ये आगे। अंडरस्टूड हाउ केसेस इन लिटिगेशन वर्क? अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट था, क्या आप एक पे कर सकते हैं? 5 पे कर दीजिए, 7 पे कर दीजिए, 10 पे कर दीजिए। सिविल ट्रायल इसीलिए बहुत ज्यादा लंबे चले जाते हैं, ठीक है जी। हाँ, वो नहीं चल सकता, कैसे चलेगा? क्योंकि वो तो बाकी एस्पेक्ट वहीं के वहीं ठहरे रह जाएंगे, अगर सब कुछ इस एस्पेक्ट पे टिका हो तो उसको वेट करना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे लेकर आओ। लेकिन अगर मान लो एस्पेक्ट टोटली अनकनेक्टेड है, लेकिन फिर भी जजमेंट नीचे वाला तो फाइनलिटी पे नहीं पहुंच सकता ना, क्योंकि एक एस्पेक्ट केस का ऊपर चला गया है, तो जब तक नीचे गंगा नहीं बहेगी तब तक कैसे होगा? अच्छा, मान लो तो क्या होगा, केस के अंदर डेट लगेगी, एडजर्न हो जाएगा कि वी आर वेटिंग द मैटर सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट? अंडरस्टूड? ठीक है जी। तो इसमें इसीलिए लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं आपको ईश्वर करे कल को नौकरी लगे और आपको कोई वकील धमका रहा है, विल गो टू अवर अपील, गो, योर कोर्ट रूम इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, यू आर डूइंग अ नौकरी देयर एंड यू विल गो एज पर द प्रोसीजर। वो ये लोग डराते धमकाते रहते हैं, सो गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि वो अपील होगी तो बहुत बड़ी बात होगी, कर ले भाई, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, करते रहे, मैं वेट करूंगा। अच्छा, और उतनी दिन में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या आपको बहुत ज्यादा कोई इमोशनल अटैचमेंट है केस से? नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, फाइलें आती हैं, फाइलें चली जाती हैं, आप अपनी एक, आप एफिशिएंटली नौकरी करेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, बस दैट्स इट। नो नीड टू गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट आई विल गिव द लैंडमार्क, अरे तो वो सब पिक्चरों में होता है, यहाँ नहीं होता है। दिस इज अ बोरिंग क्या बोलते हैं, बोरिंग इन द सेंस, जॉब इज नॉट बोरिंग बट इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती किसी को, और सबको लगता है हमारे पास ये केस है, हमें ज्यादा अन्याय हुआ है, ये हुआ, बस इतना ही। ठीक है जी। अच्छा, चलो आगे। इज प्रेजेंटली पेंडिंग अगेंस्ट द अपैलेंट बिफोर द सेकंड, यहां तक हम पहुंच गए, ओके। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, 2 चेक्स इशूड बाय द अपैलेंट इन सम ऑफ 20 लाख रुपए का एक चेक, 15 लाख रुपए का एक चेक इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट कंप्लेनेंट। जो रिस्पोंडेंट है वो ही कंप्लेनेंट है, ठीक है जी, वो डिसऑनर्ड, ओके। मतलब 35 लाख रुपए नहीं मिले उनको ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, बैंक अकाउंट खाली था, चेक पकड़ा दिया, ओके। द कंप्लेंट वाज लॉज्ड ऑन 4/11/2016. Now understand this, whenever in a case of NI Act, the date is the most important thing, क्योंकि चेक, आजकल क्या टाइम लिमिटेशन है चेक के बाउंस होने की? पहले 1 साल होती थी एक जमाने में,
अब तो तीसरे महीने, सो फॉर एग्जाम्पल आज क्या डेट है, क्या डेट है, तो 17 मई से 17 जून एक महीना, 17 जुलाई, 17 अगस्त, 18 अगस्त को प्रेजेंट करेंगे, चेक बाउंस हो जाएगा। 3 महीने की लिमिटेशन एक तरह से है, आपको दोबारा एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ आउट कराना पड़ेगा। ओके, तो याद रखिएगा, कंप्लेंट वाज लॉज्ड ऑन, चेक की डेट नहीं है ये, चेक बाउंस हो चुके होंगे 4 नवंबर को जो इसने कंप्लेंट लॉन्च कराई। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2018 143A was inserted in the act by Amendment Act 20 of 2018. Now, to the 2018 amendment is one of the landmark amendments to this bare act basically. ठीक है, जैसे आई थिंक 2015 में भी हुई थी। तो ये सारी की सारी, अब देखिएगा अगर ये 18 में हुई है, ठीक है, डीजीएस मेन से पहले, गेस व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन आएगा, एंड ऑफ स्टोरी, आएगा ही आएगा। इनफैक्ट अगर हमारे राहु केतु शनि अच्छे हो गए और ऐसी कोई लैंडमार्क जजमेंट हमारे अटेम्प्ट से पहले भाई साहब क्वेश्चन आ तो गया। आपको क्या लग रहा है इंटरिम बेल पे क्वेश्चन नहीं आ रहा? गारंटीड आना है, दिल्ली के सीएम का मामला है और इंटरिम बेल इन्वॉल्व हो गई है और जजमेंट किसी को समझ। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरिम? फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पररी, टेम्पररी है जी इंटरिम, मतलब बीच के टाइम के लिए। अगर मैं हिंदी में आ जाऊं तो केजरीवाल को बेल मिल गई है? नहीं मिली। केजरीवाल की बेल की एप्लीकेशन अभी डिसाइड होगी। वो कह रहा है जब तक डिसाइड करोगे तब तक मुझे बाहर भेज दो। अंडरस्टूड? तो ऐसे इंटरिम इंजंक्शन कह रहा है भाई साहब, ऐसा है जब तक मेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन डिसाइड करोगे तब तक मुझे ये टेम्पररीली आप ये एक रिप्रीव दे दो। अंडरस्टूड? जब भी इंटरिम के साथ कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल वेरियस फंडे लगाए जा सकते हैं। इंटरिम का ये मतलब है कि एक मेन एप्लीकेशन लगाई गई है, उसको अभी डिसाइड होने में टाइम है। तो कह रहे जी जो रिलीफ उसमें है, जब तक आप डिसाइड करो, इवेंचुअली आपके ऊपर है कि आप हाँ करें या ना करें, तब तक आप काम कर लीजिए। ठीक है जी, ओके। बेसिकली इट इज अ सिचुएशनशिप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स दीस डेज, इट इज अ सिचुएशनशिप कि बाद में डिसाइड करेंगे कि तुमने क्या करना है। वेल डन। 143 है, इसका मतलब अमेंडमेंट्स आया, पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पनसेशन। इंटरिम, लो जी मुबारक हो, इंटरिम हो गया। ठीक है जी, इंटरिम मीन्स टेम्पररीली। ओके, notwithstanding anything in code contained in the code CRPC 1973, the court trying an offense under 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant. कह रहे CRPC में हटाओ परे, कुछ भी लिखा है, it does not matter. The court trying an offense may order the drawer of the check. May meaning किसकी डिस्क्रिप्शन है? कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। 138 का केस लगा हुआ है तो कोर्ट। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं जुडिशरी में? आप एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं? आप मुझे सिर्फ ये बताएं। सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? नहीं। प्रोसीजर पढ़ रहे हैं? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन और थोड़ी सी गहराई में आइए। ये किस सिचुएशन में क्या करना है, इसको और रिफ्रेम कर लेते हैं, यही आपका पेपर। पहली बात तो। दूसरी बात, आप एक कोर्ट को देखिए, इंग्लिश में कोर्ट, आप एक कोर्ट को ऑफिस समझें। जैसे आप कभी किसी ने नौकरी करी है, कोई कॉर्पोरेट वॉपरेट में, कोई इंटर्नशिप करी है, इट वर्क्स लाइक इट, देयर आर स्ट्रक्चर्स टू इट, इट वर्क्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, द कोर्ट रूम वर्क्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, यू आर बीइंग टेस्टेड ऑन इट, दैट इज ऑल दैट यू आर बीइंग डू। 2018 में अमेंडमेंट आई है, कोर्ट को नई पावर दे दी गई है, आपके कोर्ट रूम को, आपके ऑफिस को, मतलब अब वो आपसे पूछेगा कि जी इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन है। अब आपकी पावर की जो लिमिटेशन है या एक्सेप्शन है, क्वेश्चन उसी पे तो आएंगे बंधु, और कहाँ आएंगे? स्टैंडर्ड चीज तो उसे भी पता है ना, कि आपको भी पता है वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्यों पूछेगा वो आपसे? यहाँ पूछेगा। ठीक है जी, अच्छा। मे ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक, ऑफ कोर्स जिसने चेक बनाया है उसी को तो बोलेगा टू पे इंटरिम कॉम्पनसेशन टू द कंप्लेनेंट। इंटरिम कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है? केस तब तक चलेगा, तू तब तक कुछ तो पैसे दे। अच्छा, क्या पता। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, हटा दो सेक्शन हटाओ। मान लेते हैं कंप्लेनेंट केस हार गया, इक्विटी से क्या होगा? पैसे वापस करा दो? नहीं, नहीं डल रहे, उसी को भिजवा रहे, उसी को दिलवा रहे। अच्छा,
मान लो कंप्लेनेंट केस हार गया तो क्या होगा, पैसे वापस आ जाएंगे। कैसे आएंगे वापस, कोर्ट ही दिलवाएगा, आप ही ने दिलवाए थे उसको, तो सेक्शन में यही लिखा होगा। हाँ हाँ यही लिखा हुआ है, सिंपल बात है। अच्छा जी, in a summary trial or a summons case where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint, ये क्या चक्कर है? In a summary trial or a summons case, this is pre का question MCQ number 1, in which of the following cases can the court direct interim compensation? Summary trial और बेसिकली नेट आसान वाले केसेस, समरी ट्रायल्स आर वेरी वेरी क्विक केसेस, ठीक है जी। जब सीपीसी करेंगे, आई एम नॉट एंटरिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। आपको दो टॉपिक मिल गए, समरी ट्रायल समन्स केसेस की, ये क्या क्या हैं, कैसे होते हैं, इनमें क्या प्रोसीजर है, इनको मार्क आउट कर लीजिए। सीपीसी में भी, समन्स में भी, ये सीआरपीसी में नहीं है, सीआरपीसी में समन्स है ना, तो समरी ट्रायल कहाँ है, समरी भी है। अच्छा, और सीपीसी में क्या है, सीपीसी में भी है। अच्छा देखना, अब देखना, अब ये, अब देख लो, अब अच्छा, अब एक और मुद्दा, 138 एनआई का केस क्रिमिनल है या सिविल है, देखना, आप देख लेना। अब देखो, चेक बाउंस का केस है, उस पर सीआरपीसी लगेगी या सीपीसी लगेगी? भाई साहब, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोर्ट सीआरपीसी, आपके सामने उसने लिख के दिया हुआ है। अब देखिए, ये सब अगर बेसिक क्लियर नहीं है, आप एनआई एक्ट पढ़ लीजिए 3 महीने, कह रहे वो सीधा पूछ लिया, कह रहे भाई साहब क्रिमिनल सिविल हो गए, मर गए, क्योंकि प्रोसीजर उसी के हिसाब से डिफर आउट करेगा नहीं। और आप जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक डिस्टिंक्शन ही नहीं पता, आप तो बहुत बुरे फंस गए। इंटरव्यू में क्या होता है, यही होता है, एडवांस कुछ नहीं पूछते। कहाँ पूछते, क ख ग पूछते हैं बस, कि क ख ग आती, क्योंकि एडवांस तो पूछ चुका आपसे प्री और मेंस में पूछ के, अब कह रहा है अच्छा जो तुम हो, जो तुम कह रहे हो तुम हो बाय मार्क्स, अब मैं चेक करता हूँ कि वाकई में तुम हो कि नहीं हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, जब भी मैं किसी भी टीचर का इंटरव्यू लेता हूँ यहाँ पे, तो वो कहते हैं, अभी तो खैर मैं लेता ही नहीं इंटरव्यू ज़्यादातर, क्योंकि मैं कहता हूँ खुद ही काम कर लूँगा, लेकिन मैं सीधा ये पूछता हूँ कि सीपीसी कौन अमेंड कर सकता है। सीपीसी इकलौती एक्ट्स में से एक है जो हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है। तो वो कहते हैं, मैं तो, किसी ने को बोला था सीपीसी, मेरे को सीपीसी पढ़ानी आती, मैं कहा अच्छा हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंटेरोगेशन कर रहा हूँ, बट ये बेसिक फंडा तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज द ओपनिंग लाइन इन मोस्ट टेक्स्ट बुक्स, तो ये पता नहीं है तो फिर आप मतलब कैसे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो समरी ट्रायल होगा या समन्स केस, ये जल्दी जल्दी वाले होंगे। ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्यूजेशन, पहले मना कर दिया कि भाई साहब मैं तो नहीं मानूंगा अपनी कोई गलती, ओके। इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फिर से क्रिमिनल क्रिमिनल, हाँ ठीक है जी। अच्छा ठीक है, द इंटरम कॉम्पनसेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, प्री का स्टैंडर्ड सेट एमसीक्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरम कॉम्पनसेशन दैट यू कैन गिव, 20%। तो अगर 10 लाख का चेक है तो कितना हो गया, 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर नहीं कर पाएंगे। 1 लाख का चेक है तो 20,000 रुपए से ऊपर इंटरम कॉम्पनसेशन नहीं जाएगी। शैल नॉट एक्सीड 20%, तो इसका मतलब 5, 7, 10, 12, 18 सब हो सकती है, हाँ, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड 20%, ठीक है जी। तो वो किसके हाथ में है, ये कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ओके। द इंटरम कॉम्पनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। देखिए, जजमेंट नहीं लिखी, क्योंकि इंटरिम कॉम्पनसेशन जजमेंट में कैसे देगा, ऑर्डर पे देगा। प्री का एमसीक्यू आ गया, हाउ मेनी डेज, 60 days। व्हाट इज द मैक्स अपर लिमिट, 20%, राइट। विच सॉर्ट ऑफ केसेस, समरी ट्रायल और समन्स केसेस, कौन सा सेक्शन, 138 एनआई, ठीक है जी, ओके। चलो जी आगे चलते हैं, और ओवरऑल आप कौन से सेक्शन में, 143 है। एक और प्री का क्वेश्चन, 143 ए वाज इंसर्टेड इन विच ईयर, 2018। 143 ए के अंडर इंटरिम कॉम्पनसेशन होगी, लेकिन केस तो 138 का है। तो बेसिकली क्या होगा, अब देखना, अब और थोड़ी वो बच्चों वाली बात से और बाहर निकलते हैं। 138 का केस लगा है, वकील साहब एप्लीकेशन डालेंगे सामने वाले कि इंटरिम कॉम्पनसेशन चाहिए, और ये एप्लीकेशन एफिडेविट अंडर, अंडरस्टूड हाउ दिस वर्क्स एंड विच सेक्शन टू बी यूज्ड एट व्हाट स्टेज, अंडरस्टूड, ठीक है जी। अब ये जो केस है ना, ये 143 ए के ऑर्डर की अपील चल रही है। ब्रॉडली केस तो 138 का है, उस पे जजमेंट वो पेंडिंग चली गई है, अंडरस्टूड, ठीक है जी।
138 अभी अभी हम वहाँ पे एडवांस में नहीं जाते, मैंने नहीं, मुझे मैं नौटंकी नहीं करूँगा, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी हम 138 की डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हम 143A पे ही टिकते हैं, ठीक है जी, ओके। इफ अच्छा अब क्या कह रहा है, इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज इक्विटेड, मीनिंग जीत गया, ठीक है जी, ही इज इक्विटेड। इक्विटेड की कभी स्पेलिंग ना गलत कर देना गलती से भी राइटिंग में। द कोर्ट शैल डायरेक्ट, शैल है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे टू द ड्रॉअर द अमाउंट ऑफ इंटरिम कॉम्पनसेशन विद इंटरेस्ट एट बैंक रेट एज पब्लिश्ड बाय आरबीआई, ब्याज भी मिलेगा, ओके। प्रेवलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1st of April एंड्स एट 31st of March। उसका लॉजिक क्या है वहां पे नहीं जाएंगे। विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है? ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर सेम है? ये वाला ऑर्डर कौन सा है? जिसके अंदर इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल रही है, तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर पैसा देना है। अब आप यहाँ पे हार गए हैं, तो इसके अंदर वापस आप दे दीजिए। ऑर्डर आ गया इंटरिम कॉम्पनसेशन का कि इसको वापस दो। अच्छा, इसमें जजमेंट क्यों नहीं आ रही? एक ये तो एक्विट हो रहा है, ये तो इक्विट हो रहा है, जजमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि 143A पे ऑर्डर ही आएगा। अंडरस्टूड द वर्डिंग ऑफ द सेक्शन? 143A पे भाई साहब ऑर्डर ही आएगा, ठीक है जी, ओके। विद इन 60 डेज। प्री के क्वेश्चन दिख गए? दिख गए सारे के सारे, ओके। और विद इन सच फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। फॉर द पीरियड क्या है? 30 डेज। ऐसी कोई डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्री के यहीं पे खत्म हो जाते हैं। आपको लगेगा अच्छा पढ़ लिया है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बार आपने पढ़ लिया, दिमाग में वहां पे आ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। सीपीसी में ऐसे एंडलेस टाइम लिमिटेशन है और सारे प्री के क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है जी, समझ आ गया? यहाँ तक कहानी क्लियर है, ओके। कह रहा है द इंटरिम, भाई हो जा, क्या हो गया देखो। The interim compensation payable under this section may be recovered as if it were a fine under 421 of CRPC। अब 421 क्या है? अभी इसमें आ जाएगा, ठीक है जी, आगे आ जाएगा। वी नीड नॉट ओपन इट स्पेसिफिकली। अच्छा जी, 138, 357 कुछ नहीं और कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है कि फाइन as if it were a fine under 421। So we'll see how what 421 is soon thereafter। ये कहाँ से अब इसने रिज्यूम करा? अपनी जो राम कहानी पे था ना, वहां से इसने रिज्यूम कर दिया। The trial court ordered that 20% of the check amount to be made by the appellant to the respondent as interim compensation in accordance with the provision of 143A। Thus, the appellant was directed to pay to the respondent a sum of 7 lakhs। बड़ी अच्छी कहानी, सुनना। डेट क्या थी चेक की? चलो कंप्लेंट की, चलो चेक तो पहले के थे। कंप्लेंट की क्या थी? 2016। अमेंडमेंट कब हुई? छोड़ो ये सब, इक्विटी के हिसाब से चलते हैं। देनी चाहिए इंटरिम कॉम्पनसेशन? ये बाद में आए, ये तो बाद में आए। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 2, 3 में क्या दे रखा है? एक्स पोस्ट फैक्टर लॉस, डबल जेपटी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टर लॉस क्रिमिनल लॉस पे एप्लीकेबल था। ये क्रिमिनल साइड का केस है, हैं? ये क्रिमिनल साइड का केस है, एनआई एक्ट वाला। अब मैं वापस आ रहा हूँ, ये क्रिमिनल है या सिविल है? होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपके सर पे, चेक करके मुझे बताइएगा ये क्रिमिनल है या सिविल है, ठीक है जी। वैसे तो प्राइवेट पार्टीज के बीच में है, वही देख लो। स्टेट कहाँ है? कह रहे ये बड़ा ही खुंदकी और क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग सवाल है। और ये क्रिमिनल अपील आपको दिखाई नहीं दे रही अभी तक? इतनी देर तक जहां से आप शुरू किए थे, आप वहीं के वहीं पे बैठे हुए हैं, सामने सामने आंसर पड़े हुए हैं। इतने डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप ही के सामने है सब कुछ। अच्छा, आप सुनते चली जाइएगा। क्रिमिनल लॉस पे था, एक्स पोस्ट फैक्टर लॉस, मतलब एक्स पोस्ट फैक्ट, पोस्ट पेड नंबर में क्या होता है? बिल यूजेज के बाद आता है। एक्स जो पुराना हो चुका, पोस्ट फैक्टो मतलब फैक्ट होने के बाद, और वो वाला जो इन द सेंस जो इंसिडेंट था वो आपका एक्स हो चुका, वो पुराना हो चुका। उस फैक्ट के अकर होने के बाद आपने एक लॉ इनैक्ट करा है, आप बचे हुए हैं। मैं कहता हूं भाड़ में गई है ना एक्ट। मुझे बताइए आप क्या करेंगे एज अ जज? इंटरिम कॉम्पनसेशन के ऊपर ही चैलेंज करके गया होगा कि ये कैसे मेरे को अच्छा उसको नहीं, वो इस बात पे नहीं लड़ रहा कि चेक बाउंस हुए, वो कह रहा मैं क्यों दूं उसको 7 लाख रुपए।
ये हमें नहीं पता फाइनल केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा कोई लेना देना नहीं है उस वो जो 35 लाख के वो जो 2 चेक लगे हुए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं। बाय सिंपल लॉजिक हैव यू अंडरस्टूड व्हाट द केस इज ऑल अबाउट? ठीक है जी। एक्चुअल में मैं आपको सही बात बताऊं, एक्चुअल में होता यही है। अगर आपको ये एक हर केस का एक सवाल है जो आप कहाँ गए हैं माय लॉर्ड से पूछने, एक ही सवाल पे पूरा का पूरा केस टिका होता है, जो आम जरा के जो हर रोज के जो केस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले केसेस में बहुत सारे सवाल होते हैं, इसीलिए वो कहते हैं भाई 5 बिठा ले। आर्टिकल 145 में मैंडेटरी है कि 5 लोग चाहिए, नहीं 143 नहीं 145 में मैंडेटरी है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और सीबी केसेस में आपको 5 जज मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम किस केस में गए थे? केशवानंद भारती। कितने थे? 13 जजेस, नहीं 13 जजेस थे, 7:6 की जजमेंट थी। ठीक है जी। 6 वर इन माइनॉरिटी, याद रखिएगा 6 वर इन माइनॉरिटी। 6 डिड नॉट अग्री विद केशवानंद भारती। सब भूल जाते हैं, कह रहे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक चलो कहते नहीं मानता, तो क्या कह रहे होंगे वो? कर अमेंड, देयर इज नो लिमिट। और 7 कह रहे हैं, अच्छा तो अगर 6 की आ जाती तो कह रहे जी एक को गोली वोली मार से कह रहे एक और लेकर आओ। आप सोचिए कितना डेंजरस सिनारियो था कि 6 जज मना कर गए कि नहीं 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 मैडम है क्या कहेंगी, ऐसे थोड़ा ना, अच्छा थोड़ा ना लगता है। ठीक है जी। अपैलेंट बीइंग अग्रीव्ड ऑफ व्हाट? 7 लाख रुपए। सुनना, 35 लाख का मामला अलग हो गया है, 7 वाला जो 35 के अंदर से पैदा हुआ है उसकी अपील है ये। 20 और 15 वाले की नहीं है, जो ओरिजिनल जो केस जो लगा था। समझ गए? तो कहां पहुंच गया? फाइल क्रिमिनल ओपी ओरिजिनल पिटिशन, एफबी का फुल फॉर्म क्या था? फुल बेंच इन द हाई कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर डेटेड 2019। 2016 में कंप्लेंट फाइल हुई थी, 2018 में अमेंडमेंट आई है, हम 2019 में आ गए हैं। ओके। The High Court found no illegality or infirmity in the order awarding interim compensation under 143A, but reduced the percentage of 20 to 15%. कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अच्छा, the order of the High Court is presently under challenge. Are we challenging the case? No, no. We are challenging this order of the High Court. और हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और इस पे जजमेंट आएगी। क्या ओरिजिनल केस पे जजमेंट आ रही? सॉरी, वो केस पहुंचा ही नहीं है, और उस केस की लीगैलिटी इलीगैलिटी में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कमेंट नहीं करेगा। क्यों? उसका काम नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद इट। आप कहेंगे नहीं न्याय तो पूरा होना चाहिए, वैसे मेरा कोई काम नहीं है। स्वाति मलिवाल की पिटाई हुई अभी, ऐसा कह रही है, ऐसा कह रही है, दिस इज एन एलिगेशन। ठीक है जी, प्रूफ तो नहीं हुई। आपकी जो बेल एप्लीकेशन लगी हुई है केजरीवाल में, will this play a factor? they may raise it कि देखिए जी बाहर आके देखिए क्या क्या कर रहा है ना जी, है ना जी। अच्छा, however does it really relate to the PMLA or ED or any? Can the ED go after her as in him in this case? No, कोई jurisdiction ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा मामला नहीं है, जिसका है वो जाने, और उस पे अलग अलग केस लगते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? लिटिगेशन आपको पूरी समझनी पड़ेगी बिफोर यू टेक दिस एग्जाम। क्योंकि अच्छा, अब आप कहेंगे यूजफुल कहाँ है? कह सकते हैं आप, मेंस के क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएंगे कि ये पूछ क्या रहा है। दोस्त 20-30 मार्कर्स उसी के अंदर ये सब कुछ है, वहीं घुमा के सबको खा जाता है ये, क्योंकि किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नहीं। वो BCI कह रहा है 70,000 लोग AIB फेल हो गए हैं। मैं कहा AIB कौन फेल करता है? AIB पता है कौन फेल करता है? आपके LLB कॉलेज यहाँ पे बैरक भी नहीं खुलवाते। LLB तो यूं ही मिल जाती है। आपको क्या लगता है दिल्ली NCR में LLB नहीं मिलती? आराम से मिल जाती है। Why do you think NLUs are looked up to? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप गए थे, यू मेड द कट एंड यू आर वन ऑफ द चोजन फ्यू। DU CLC used to have the toughest damn entrance till 1980। अलग ही होता था, CLC का एंट्रेंस भी अलग थी, तो वहां सिर्फ क्रीम ऑफ द क्रॉप पहुंचती थी। उस चक्कर में उस सेंटर का इतना नाम हो गया था, फिर इन्होंने वो मर्ज वर्ज कर दिया, नीचे आते चले गए, LC1 LC2 वहीं पहुंचा दिए, सब इक्वल हो गए, अब तो द्वार ही खोल दिए। इसीलिए प्लेसमेंट डाउन 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 होके अब नेगेटिव में चली गई है। अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑल वर्क्स? ठीक है जी, ओके।
The order of the High Court is present in the challenge. While issuing the notice, the appellant was directed to deposit the sum so ordered by the High Court in the trial court. कह रहे ट्रायल कोर्ट में जमा करा दे, क्योंकि अभी भी अपील में जा रहे हैं. ठीक है जी, ओके. It was further directed that upon deposit etc. the trial court should invest the money in fixed deposit and that the money would not be made over to the respondent till further orders. ये क्यों कराया? क्योंकि अपील में जा रहे हैं, अभी सामने नहीं दे रहे, हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा. ट्रायल कोर्ट को करा दे, कह रहे इसका एफडी करा दे. सिक्योरिटी अमाउंट तो आ गया, सिक्योरिटी अमाउंट तो आ गया. तो बेसिकली वो जो रिस्पोंडेंट था, सॉरी कंप्लेनेंट था ना, वो एक तरह से खुश है, हाँ भाई मेरा पैसा कोर्ट में पड़ा है. कह रहे 7 लाख जमा करा, 7 लाख की एफडी कराएंगे, उस पर 8% ब्याज लेंगे, जिसको पैसा देना होगा उसको उसका पैसा वापस दे देंगे, क्योंकि इक्विटी है. आप अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेगा मेरे पास होता तो मेरे को इतना ब्याज मिलता है इस पैसे का. अंडरस्टूड? ओके. घूम फिर के सारी बात पैसे की है. हाँ ठीक है जी, ओके. A reading of 143A shows interim compensation must not exceed 20%. MCQ number 1. It must be paid within the time stipulated under subsection 3. क्या है time stipulated? 60 days. MCQ number 2. If the accused is acquitted, the complainant shall be directed to pay to the accused the amount of interim compensation with interest at the bank rate. MCQ number 3. कि what happens if the accused is acquitted in a case under 138 सॉरी या 143A की एप्लीकेशन के अंडर, या ऐसा कुछ फ्रेम आउट कर देंगे करेक्ट लैंग्वेज के साथ. व्हाट हैपेंस? पैसा वापस आएगा ब्याज के साथ. ठीक है जी, ओके. द इंटरनल कॉम्पनसेशन पेबल अंडर द सेक्शन कैन बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन अंडर सेक्शन 421. एमसीक्यू नंबर 4. ये इंटरम कॉम्पनसेशन इज ट्रीटेड एज अ फाइन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी? 421. समझ में आ रहे हैं कि कहां से गंगा बहती है जुडिशरी के पेपर में? Okay. If the accused were to be convicted, the amount of fine to be imposed under 138 of the Act or the amount of compensation to be awarded under 357 of the Code would stand reduced by the amount paid or recovered as interim compensation. इसका क्या मतलब है? अब आप मुझे पढ़ के बताएं. ऑनलाइन जनता मैं यहाँ पर हूँ, कौन से पेज, जहाँ पे भी हूँ, पेज नंबर 4 पे ऑफ द जजमेंट अटैच्ड है, होपफुली डाउनलोड कर ली होगी. इंटरम कॉम्पनसेशन लाइक 35 लाख में से 7 लाख रुपए माइनस कर. इंटरेस्ट अलग है, इंटरेस्ट अलग है. द अमाउंट ऑफ फाइन टू बी इम्पोज्ड, देखिए आपने 7 लाख दिया ना, 7 लाख दिया है करेक्ट, तो जो आपसे टोटल जो रिकवरी थी, क्योंकि उसका भी तो इंटरेस्ट होगा, उस 35 लाख पे भी तो इंटरेस्ट चाहिए ना, तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन अलग कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट अलग कर देंगे. तो 35 में से 7 तो आ ही गए थे. कह रहे जो बाकी जो अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगा के फिर जो फाइनल कैलकुलेशन बैठेगी वो जज डिक्री ऑर्डर कर देगा. अच्छा, तो डिक्री में क्या लिख के देगा? कितना पैसा किसको जा रहा है, विद व्हाट इंटरेस्ट. और जजमेंट में हु केम एट व्हाट डेट, फलाना ढमकाना, फटाफट अपने एलआर को डिक्टेशन देगा, वो टाइप करके जजमेंट. तभी तो जजमेंट रिजर्व कर देते हैं. अभी संजीव सयाल ने कहा कि ओ जी जजेस तो गो फॉर छुट्टी. मैं खुला चैलेंज है, तू 2 दिन ये नौकरी काट दे, क्योंकि इतनी जजमेंट. आपको क्या लग रहा है ये हल्की नौकरी है? मर जाएंगे. नौकरी शाम को 5 बजे अपना कोर्ट रूम बढ़ाएंगे, रात को जजमेंट लिखवानी पड़ेगी, और खुद तो लिखेंगे नहीं, 4 बंदे साथ में होते हैं. अच्छा, और उनको भी अगर ये बोलेंगे ना ये लिखो है इंटरिम कॉम्पनसेशन, उसको थोड़ी बहुत तो लॉ पता हो, नहीं तो ऐसी टाइपिंग कैसे करेगा. तो उसको आप डिक्टेशन करेंगे. आपको क्या लग रहा है कब तक आपकी ड्यूटी? 9-10 तो आपको पक्का बजेंगे, और अगली सुबह 10 आपने वहां खड़े होना है कि जज साहब नहीं तो लेट चल रहे हैं. और अगर 5-7 बार लेट हो गए, पैटर्न हो गया, दर्ज कर लेते हैं. आपको क्या लग रहा है प्रमोशन इतनी आसान है? पीछे सारा रिपोर्ट कार्ड बनती है कि ये जज कैसा परफॉर्म कर रहा है. इट इज अ फुल फंक्शनिंग ऑफिस. आप जज के रोल में हैं, अंडरस्टैंड दिस. लोग कहते हैं मैं जज बनूंगा. अरे मैंने तुम छोड़ो दो. अच्छा, सिंस सबसेक्शन, चलो जी यहाँ पे मैंने कुछ मार्कआउट नहीं करा तो हम यहाँ पे नहीं जा रहे, हम इस सब के अंदर नहीं जा रहे हैं. ठीक है जी. 421, लेकिन 421 सेक्शन नंबर याद रखना, सीआरपीसी में जब आएंगे दोबारा कवर आउट कर लेंगे. अब देखते हैं, मैं सिर्फ इनके मेन मुद्दे में जा रहा हूँ, मैं सेक्शन की वर्डिंग्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम नहीं कर रहे सीआरपीसी वाला काम. कहता है अकॉर्डिंग टू 421 ऑफ द कोड सीआरपीसी, फाइन कुड बी रिकवर्ड आइदर बाय वारंट ऑफ अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द ऑफेंडर. ये एक तरीका है. क्या है? वारंट ऑफ अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैच कर दें. सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली इमूवेबल नहीं कि पता चले जमीन ही बिकवा दी, नहीं. अच्छा, और बाय इशुएंस ऑफ वारंट टू द कलेक्टर, कलेक्टर साहब आए हैं,
authorizing him to realize the amount as arrears of land revenue from the movable or immovable property or both of the defaulter. प्रॉपर्टी बिकवाएगा नहीं, लैंड रेवेन्यू की तरह कलेक्टर से चालान करा के नोटिस करा देगा कि प्रॉपर्टी टैक्स तुम्हारा इतना ड्यू हो गया है. We'll just treat it as arrears in land revenue, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स की तरह आपसे निकलवा लेंगे. जैसे हर साल आप एमसीडी का टैक्स भरते होंगे, घर पे जाके पूछेगा प्रॉपर्टी टैक्स भरा है इस साल का, वो कहेंगे हाँ भर दिया. तो बेसिकली एक तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी ओन करने का भी चालान ही भर रहे हैं. वो कह रहा है उसमें जोड़ दूंगा क्योंकि कलेक्टर तो निकलवा के छोड़ेगा. ठीक है जी. तो इमीडिएट ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं हो जाएगी कि घर बिक रहा है, नहीं, उसके अंदर जोड़ दिया, मतलब स्टेट कहीं ना कहीं से पैसे तो निकलवा ही देगा. अंडरस्टूड. 421 के भी ये एमसीक्यूज हैं अलग अलग, जब सीआरपीसी करेंगे तो ऐसी कोई टेंशन नहीं. ओके. It is thus clear that an accused against whom an order etc. is unable, when he is unable to pay the compensation, the process under 421 can be taken resort to which may inter alia. What do you mean by inter alia? Among other things. ठीक है जी. कह रहे हैं और बहुत कुछ में, एक मैं बता देता हूँ. Result in coercive action or recovery of the amount of interim compensation as if the amount represented the arrears of the लैंड रेवेन्यू. मान लेते हैं ये डॉक्टर साहब का चेक बाउंस हो गया और मैंने उन पे कर दिया और ये इंटरिम कॉम्पनसेशन मेरे को बेसिकली अवार्ड हो गई. और अच्छा, वो सामने से वो कह सकते हैं मैं चेक तो मेरे बाउंस हो रहे हैं, तुझे और इंटरिम कॉम्पनसेशन में कहाँ से निकाल के दूं? भाई अकाउंट में फंड्स नहीं होंगे तो चेक बाउंस हुआ है. अच्छा, और ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि 143 में इंटरिम कॉम्पनसेशन दे दो जी इसको. वो कहेगा मेरे पास पैसे लग रहे हैं तुम्हें. अगर मेरे पास पैसे होते तो चेक कैसे बाउंस हो रहा होता? तो इसलिए उन्होंने उसका भी एक तरीका खोज लिया है कि 421 सीआरपीसी में. अच्छा, तो ये लैंड रेवेन्यू वगैरह अगले साल तो देगा ना, तो ये स्टेट को, कलेक्टर को इन्वॉल्व कर लेंगे कि उसके ऑफिस से एक पर्चा काट लो कि तुम इससे ले लेना, हम तुम्हारे पे छोड़ रहे हैं. मतलब पैसा सिक्योर है. नेट कहीं ना कहीं से तो स्टेट निकलवा ही लेगा पैसे, अगर स्टेट को निकलवाने हैं पैसे तो. अंडरस्टूड. ठीक है जी. ओके. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, for instance, by virtue of 183 of Maharashtra Land Revenue Act 1966, in case there be a default in payment of land revenue, the person concerned could be arrested and retained in custody. आपको ये करने की ज़रूरत है? हाँ, हटा इसको यहाँ से. क्या आपको ये सेक्शन खोलने की ज़रूरत है? और आप यकीन मानिएगा इन्होंने भी नहीं खोला. ऐसे अनगिनत एक्ट्स हैं, आपने कुछ नहीं करना, आप अपनी वाली पे टिकिए. दैट्स ऑल. ठीक है. अच्छा, और जब आप जजमेंट पढ़ रहे हैं, अब तक तो खैर आपको आदत होगी, क्या आप सेफली इस चीज को स्किप कर सकते हैं? हाँ. तो कितनी देर की जजमेंट हो गई? मैक्स टू मैक्स 5 से 6 पैराग्राफ. ओ, जुडिशरी में तो बड़ी जजमेंट पढ़नी पड़ती. कितनी को पढ़ रहे हैं भैया? एक बार ही आपको एक कला आ जाएगी. आई थिंक और 2-3 फ्राइडे में आपको आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या क्या छोड़ना है. मुझे लगता है आप जजमेंट पे जजमेंट जो मैं भेजूंगा, जो मैं कह दूंगा कि हेलो ये कर लेना, मैं वो नहीं कराऊंगा. फिर जो मेरे को स्पेसिफिकली करानी वो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खट ये जजमेंट पढ़ लें. और ये जो मैंने आपको जो ट्रेनिंग दी है कि क्या करना है, इससे आप क्वेश्चंस डिराइव आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो अनगिनत है. मैं कोर वाली कराऊंगा, होमवर्क आपको पकड़ाऊंगा कि ये पढ़नी है. ठीक है जी. जो सिंसियर होगा मेरे साथ साथ पढ़ लेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. इन द प्रेजेंट केस द कंप्लेंट वाज लॉन्च्ड इन द 2016. द एक्ट, ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस हैड अकर्ड बाय 2016 एंड अमेंडमेंट हुई 2018. द क्वेश्चन दैट अराइजेस देयरफॉर इज वेदर 143 एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन. यही जजमेंट है और इसी पे एमसीक्यू है, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलिटी दे दी. अब ये याद रखना है, फॉर द पर्पसेस ऑफ एनआई एक्ट, वेदर 143 इज रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव. क्या लग रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव है. एंड ऑफ स्टोरी. यही है, प्रोस्पेक्टिव ही है. ठीक है जी. तो कह रहे सर वो थोड़ा ये 7/16 मतलब 15 पेज की जजमेंट में ये 2 पेज अच्छा नहीं लगता ना. वो भी तो जज है, वो भी तो पूरा समझाएगा ना. अब देखिए, क्योंकि रिपोर्टेबल जजमेंट है, अगर इसने ये पूरी राम कहानी ना समझाई होती और 2 पन्ने की जजमेंट लिख दी होती, हमें समझ ही नहीं आता ये इन्होंने यहाँ पे क्यों रखा है. ये इतना लंबा चौड़ा 15 पेज इन्होंने क्यों बनाए हैं? हमारे पढ़ने के लिए? नहीं. अपना टाइम बचाने के लिए कि कल को फिर ये मुद्दा उठकर आए तो सीधा उठा के ये चिपका देना कि मैं कर चुका हूं. ये स्टेरी डिसाइसिस इसे कहते हैं. इसीलिए सब लिख दिया है कि कल को कोई 143A में दोबारा आएगा ना, और निकाल इसको यहां से. क्या क्यों निकाल? टाइम बचाओ भाई.
ये हो चुका है, ठीक है जी, ओके। While considering general principles concerning retrospectivity of legislation in the context of 158B inserted in the Income Tax Act, do you need to remember anything? No. Do you need to remember this case? Commissioner of Income Tax versus Vatika Township Private Limited? No. Ever? No. Unless it is a landmark judgment, ठीक है जी। Of the, ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए है और कुछ नहीं, कुछ याद रखना नहीं है। Of the various rules guiding how a legislation has to be interpreted, one established rule is that unless a contrary intention appears, a legislation is presumed not to be intended to have a retrospective operation. The idea behind the rule is that a current law should govern current activities. अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव बस क्लियर हो गया, ओके। लॉ पास टुडे कैन नॉट अप्लाई टू द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. If we do something today, we do it keeping in the view of the law of the today and enforce and not tomorrow's backward adjustment of it. Well done. Civil cases में नहीं है applicable है ये. वोडाफोन टैक्स केस, कहते वो बहुत साल से तुम्हारा 1100 करोड़ का टैक्स बन गया है, वही तो था, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब ये क्या करेगा जज साहब, क्या करेंगे बेसिकली, देखिए सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 BB ऑफ द टेररिस्ट, कुछ नहीं करना, आपका कोई लेना देना नहीं। अब ये अलग अलग एक्ट के बेसिकली, अच्छा तो ये काम जज साहब कर रहे हैं, इनको कुछ याद है? ये कौन कौन कर रहा है? ये इनकी टीम कर रही है पीछे से। ये सिर्फ एंड में क्या करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जब ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट इनको पकड़ा दिया जाएगा कि देख लो रेशियो वेशियो तो सब इनका है, ये जो सारा काम है ना, ये आपके मनुपात्रा SCC और लेक्सस नेक्सस के सब्सक्रिप्शंस हैं जो पीछे से चल रहे हैं, वहां से टक 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 डाला गया है, उसमें से सर्च करके उस एक्सर्प्ट को कोट यहाँ पे कर दिया गया, एंड दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो जब आप वो जो जज साहब के अंडर जो क्लर्कशिप वगैरह जो करते हैं, दैट यू आर अ जुडिशियल क्लर्क, दिस इज द जॉब, दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ द जॉब। लेट अस से आप ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड लेट अस से आपकी जुडिशरी कोचिंग, लेट अस से आपने ऑनलाइन मोड में आप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेट अस से दैट यू कैन मैनेज इट, शुड यू डू दिस? एब्सोल्युटली यस, यू विल गेट रैंक 1, 10, 5, सारे के सारे वही होते हैं, सारे के सारे विदाउट फेल होते हैं इफ यू गेट इट। भाई जेब से 10,000 रुपए भी देने पड़े ना, कह रहे मैं दूंगा, ये करा दो। आप दिन रात जब लॉ सूंघ रहे हैं और सांस भी इसके ले रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी बहुत अच्छी। अगर मौका मिले कभी भी आप छोड़ेंगे नहीं। वकालत की प्रैक्टिस गई खड्डे में, अगर ये मिल गया काम, यही काम है, यही काम है। टेक्निकली स्पीकिंग यू विल बी लिविंग द, ये आपका कौन है 2019 की रैंक 1 DJS चंद्रचूड़ के नीचे लीगल क्लर्क था। CLC का था तो पता नहीं, CLC के ही होते हैं मोस्टली सारे, ये चंद्रचूड़ के नीचे लीगल क्लर्क था। तो हाँ, तो दिन रात क्या कर रहा होगा, ये मेंस नहीं निकलेगा अरे उसका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा? कोचिंग कर ली होगी, कोचिंग का बैच ओवर हो चुका है। हाउ डू यू लाइक रिमेन अलाइव, हाउ डू यू कीप योर प्रेप अलाइव? बाय दिस। सिंपल बात है, लोग मरते हैं इसीलिए, उसके लिए कि भाई ये करा दे, तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। हाँ सुनिएगा, वो क्लर्कशिप भी तब है जब ये तैयारी हो चुकी हो, नहीं तो ये तो अब्बा चब्बा डब्बा हो जाएगी वहां जाकर कि ये क्या बोला है तुमने, ठीक है जी। क्या आपको ये पढ़ना है? ये देखिए, ये विष्णु ठाकुर एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कुछ करने कुछ भी नहीं, इट इज यूजलेस फॉर आवर पर्पसेस। यू थिंक द जज केयर्स? या जज को भी याद होगा इतने केस, इनकम टैक्स एक्ट, कोई महाराष्ट्र एक्ट, कोई टेररिस्ट एक्ट, कुछ भी नहीं याद है किसी को। इनको भी कौन से याद होते हैं? मेन जो इन्होंने जो बेसिकली जो काम करा है, ठीक है जी। द प्रोविजंस, तो व्हाई डू यू थिंक जजमेंट्स आर रिजर्व्ड? बिकॉज दिस ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड, तो क्या वो साइन कर देगा? अब आप बैठ के पढ़ेंगे, एक तो आप दिन में हियरिंग कर रहे हैं, फिर आप इसको रात को पढ़ के फाइनलिटी और फिर पब्लिश करेंगे, ये आपका काम है भैया। अच्छा, the provisions contained in 143 have two dimensions, okay? Such an order can be passed while the complaint is not yet adjudicated upon and the guilt of the accused has not yet been determined. Secondly, it makes available the machinery for recovery as of the interim compensation for arrears of land revenue 421 CRPC में. Thus, it only creates a new disability or an obligation, but also exposes the accused to coercive methods of recovery of such interim compensation through the machinery of the state as if the interim compensation represented arrears of land revenue. क्या ये मुद्दा क्लियर है कि अभी तक इसने क्या बोला है? ओके।
The coercive methods could also, as is evident from the provision like 183 of Maharashtra, etc., in some cases result in arrest and detention of the accused. हमारा कोई लेना देना नहीं. अच्छा, अब ये अलग अलग केस लॉज में चला जाएगा 45B. अब ये कह रहा है बेसिकली इस केस में ये कॉन्ट्ररी डिसीजन को कोट कर रहा है. अच्छा, we must at this stage refer to a decision of this court and Employee State Insurance Corporation versus Dwarka Nath, where provisions of 45B, which was inserted in Employee Act with effect from 1968, was held to be procedural and that it could have retrospective application. अगर सेक्शन प्रोसीजरल के नेचर में हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिव हम करवा सकते हैं उससे. अच्छा, अब सेक्शन क्या कहता है? रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस. एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल अंडर दिस एक्ट मे बी रिकवर्ड एज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू. कह रहे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई दे रहा है. ओके. The issue was whether the modality of recovery so prescribed 45B could be invoked in respect of amounts which had become payable on 67-68 before said 45B was inserted in the statute book. Similar to our situation. Okay. It is not in dispute and cannot be disputed that the contributions in question had remained payable all throughout and were not paid by the respondent. तो कह रहा है सेक्शन एक तरह से जो ऑलरेडी ड्यू हैं उसी को अटैच कर रहा है. तो वो तो ऑलरेडी ड्यू थे ही. तो सेक्शन ने आके ऐसा कुछ नई कोई एक तरह से पेनल्टी तो नहीं डाल दी ना उस पे, राइट. तो वो कह रहा है, ये कहेगा ये केस दूसरा है, ये केस हमारे को मैच नहीं कर रहा. तो ये केस इनको किसने प्रकट किया होगा? अगर किसी वकील ने दिया है तो बताइए, कंप्लेनेंट की साइड से आया होगा केस या ये क्या बोलते हैं आपकी ये रिस्पोंडेंट की साइड से आया होगा? मैं ट्रायल की साइड पे बोल रहा हूँ. बोलो. कंप्लेनेंट अपने आप को बचवाने के लिए कर रहा होगा, कंप्लेनेंट कर रहा होगा, रिस्पोंडेंट कर रहा होगा. फिर सोच लेना कंप्लेनेंट क्यों यूज करेगा. कंप्लेनेंट का वकील का केस क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ करा था तो रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ करो. ठीक है जी. ओके. अच्छा, तो बेसिकली दिस वाज द टेरेस ऑफ लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट नाउ इम्पोजेस या बेसिकली अच्छा that was the status of a law which was sought to be changed by the introduction of 143 of the Act. It now imposes that liability that even before the pronouncement of his guilt or order of conviction, the accused may, with the aid of state machinery for recovery of the money as arrears of land revenue, be forced to pay interim compensation. The person would therefore be subject to a new disability or obligation. The situation is thus completely different from the one which arose for consideration in Employee State Insurance Corporation case. कह रहा है ये अलग है, ये केस वो वाला जो आपने जो साइट करा है वो हमारे यहाँ का नहीं. यही सब जज की नौकरी है. ठीक है जी. ओके, चलते हैं आगे. लो जी, मुबारक हो. In our view, the applicability of 143 of Act must be held to be prospective in nature and confined to cases where offences were committed after the introduction of 143 in order to force an accused to pay such interim compensation. Pre का another MCQ, whether 143A is prospective or retrospective. अच्छा, और मेंस का MCQ पूरी सिचुएशन बता देगा और 143A पे पूछ लेगा. तो टाइमलाइन क्या देगा? 2015, 18, 19 वाली. अंडरस्टूड? वेयर व्हाट गेम आर दे ट्राइंग टू प्ले. ठीक है जी. ओके. We must, however, advert to a decision in सुरिंदर सिंह देसवाल एंड वीरेंद्र गांधी. ये एक और लैंडमार्क है एनआई का. ये एक और लैंडमार्क है एनआई का. ठीक है जी. Where 148 of the Act, which was also introduced by the same Amendment Act of 2018, was held by this court to be retrospective in operation. एक और MCQ मिल गया. 143 है prospective, 148 counter question. Amendment से आया, इसमें ABC क्यों नहीं लगा हुआ? ऐसा कैसे हो गया? 147 तक थी एक्ट, तो उसके नीचे नई सीरीज में आ गया, तो इट इज नॉट डिसरप्टिंग एनीथिंग. किसी को मतलब किसी को दुविधा है इस बात पे जो मैंने अभी बोला? समझ में आ गया? 147 तक थी एक्ट, तो उसके बाद 147A लगाने की जरूरत क्या है? 148 डाल दो, ये तो ब्रांड न्यू है ही. 148 इज ये क्या बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, 143A इज प्रोस्पेक्टिव. नोट्स बना लेना, मैं एनआई एक्ट दोबारा कराऊंगा तो मैं ऑफ कोर्स स्क्रैच से मुझे तो करानी है क्योंकि मेरी ड्यूटी है. हाउएवर जब मैं बोलूं, क्योंकि आपके पास एडवांटेज है कि आप मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किसको बेसिकली बैक रेफर कर रहा हूँ. जो नया बैठा होगा वो कह रहा होगा कौन से कबूतर उड़ गए मेरे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अब. अच्छा, और इसके नोट्स बनाते चलिएगा. 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू रिमेंबर फ्रॉम एनआई. 3 तो हो गए, आज 3 हो गए. 138, 143A, 148, 143 and 148 both were introduced by the 2018 amendment.
ठीक है जी, दो केस लॉ आ गए आपके पास। रेट्रोस्पेक्टिव का केस लॉ आपके सामने पड़ा है, सुरिंदर सिंह जायसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी। प्रोस्पेक्टिव का केस लॉ इस जजमेंट का नाम है, लैंडमार्क जजमेंट्स है, स्टैंडर्ड एमसीक्यू है और मेंस में कोट भी करनी है। अगर 143A के ऊपर आ गया तो मेंस में कोट भी करनी है। अब सुन लीजिएगा, आपका एक टॉपिक तैयार हो गया है 143A का एनआई एक्ट में। जब मैं दोबारा कराऊं ना, लाइक जब मैं सब्जेक्ट लेके अपने वो नोट्स और कमेंट्री दूं, ट्रीटेड एज रिविजन हो गया ये। आप यकीन मानिएगा ये हो गया है, आपको लगेगा नहीं अभी और पढ़ना चाहिए, हो गया भाई, दिस इज इट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखते हैं 148 के अंदर क्या चक्कर चल रहा है। As against 143A, which applies at the trial stage, that is even before the pronouncement of guilt or order of the conviction, 148 applies at the appellate stage where the accused is already found guilty of offense under 138 of the act. तो 143A तो वैसे भी इंटरिम है, तो 148 कह रहा है जब accused जिसके चेक बाउंस हुए हैं, मतलब इन द सेंस जिसने चेक इशू करे थे और उसके अकाउंट से बाउंस हो गए हैं, 148 जजमेंट के बाद उस पर अप्लाई होता है। ठीक है जी। तो कह रहा है दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव एज वेल। ठीक है जी। अब देखना पड़ेगा कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। इन दैट सेंस सेड 148 डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टिंग मशीनरी। अब इसका मतलब टाइम आ गया है कि हम 148 देख लें कि व्हाट डज 148 एक्चुअली से। मैंने आपको वो लेजिस्लेटिव नोट भी भेजा है उसका, जो सरकार की जो ऑब्जेक्टिव वो थी। ठीक है जी। 148 एनआई एक्ट डोंट इम्पोज कंडीशन devgan.in भाई कोई ऑफिशियल खोल दो प्लीज। always refer to .nic.in वाले पोर्टल्स। You never really know what a private player is doing. Like I do not trust their authenticity. तभी इंडियन कानून की जजमेंट्स को ये लोग मतलब नहीं कुछ समझते। Power of appellate court to order payment pending appeal against conviction. Notwithstanding anything contained in the code of basically CRPC, in an appeal by the drawer against conviction under 138, the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court. अब इसके अंदर क्या देखिए फर्क है, जजमेंट आ चुकी है, जिसके चेक बाउंस हुए थे वो अपील में गया है, किसको लेके, पूरे केस को लेकर। तो 148 यूज करके क्या कराया जा सकता है, 20% जमा करा पहले तभी अपील सुनेंगे। जजमेंट आ गई है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आप ये सोच के रखिएगा, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव है, इसका मतलब अगर केस 2015 में भी लगा हो और जजमेंट अगर आई है और अब बंदा अपील में जा रहा है और तब तक ये अमेंडमेंट हो गई, 20% जमा करवा सकते हैं आपसे। ठीक है जी। तो 20% 60 डेज सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए। ओके। इन द अल्टीमेट एनालिसिस we hold that 143A to be prospective. Provisions of 143A can be applied or invoked only in cases where the offence under 138 was committed after the introduction of 143A. The appeal is allowed in the aforesaid terms. 35 लाख पे अभी भी डिसीजन नहीं आया है, ये 7 लाख पे। 35 लाख वहीं का वहीं पड़ा हुआ है सेकंड एमएम के पास। कह रहे ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अब सुनेगा, कभी भी आप इन डिबेट्स में मत जाइए, ये नॉर्मल है। और इससे ज़्यादा लोग कहते हैं दैट सो मैट जुडिशरी इज नॉट फंक्शनिंग है, वो तू करा ले भाई, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि अगर आपको न्याय चाहिए तो अपील्स अलाउ करानी पड़ेंगी, अपील अलाउ कराएंगे तो टाइम लगेगा, बात खत्म। और अगर अपील बंद करा दी मैंने ऐसे पे तो आप खुद ही चीख पड़ेंगे कि इस देश में न्याय है ही कहाँ। तो ये ट्विटर वाले जो क्या करते रहे, हमारा ये नॉर्मल है। और कभी भी आप इस डिबेट डिस्कशन में अपना टाइम भी मत वेस्ट करिएगा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये है वो है। आप यकीन मानिएगा अंदर वालों को they are very happy with the process and they think it is functioning very very fine. Sure enough it can be sped up a little but it can be मतलब mostly it is functioning fine. ठीक है जी। अब चलते हैं गुंडागर्दी वाली जजमेंट पे। आइए अब हमारे देश का हाल देखते हैं जिसमें आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ठीक है जी।